हाय गाइस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 से 1947 जो हम कवर कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से 1947 तक हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति का पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 1 था 1857 की क्रांति का कारण। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 1857 की क्रांति का आरंभ, विस्तार और दमन देखेंगे। और जो लोग नए हैं उनको बता दिया जाए कि वीडियो में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं उनकी एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, तो आप वेबसाइट में जाकर इस वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति, तो इसमें टॉपिक्स हम कैसे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कारण देखा था पार्ट 1 में। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट 1, वो पहले उस वीडियो को देखें जिसमें हमने क्रांति के कारणों को डिस्कस किया है, वो भी डिटेल में। इस वीडियो में हम देखेंगे विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार कैसे हुआ, किन लोगों ने सहभागिता दी इस विद्रोह में, और इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्व किन्होंने किया था। फिर विद्रोह का दमन कैसे हुआ, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया, इसका दमन किया। इस वीडियो में हम इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति के इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर वो किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। 29 मार्च वो दिन था 1857 का, जब बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का यूज करने से उन्होंने मना कर दिया, इसका विरोध किया। और इसका नतीजा ये निकला कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, वो किसी भी प्रकार के विद्रोह विरोध को पूरी तरीके से कुचल देते थे। मंगल पांडे ने इस बात का विरोध किया कि वो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उनको मात्र 10 दिन के अंदर फांसी दे दी गई। और यहीं से वो चिंगारी उड़ गई जिसने 1857 की क्रांति को एक बड़ा रूप दे दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह का ऑफिशियली प्रारंभ हुआ। विद्रोह का प्रारंभ बोला जा सकता है अगर कोई डेट है तो वो 10 मई 1857। क्रांतिकारी मेरठ में भारतीय सैनिकों को जेल से मुक्त करने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ गए। तो मेरठ में जब विद्रोह का प्रारंभ हुआ, उसके बाद क्रांतिकारी मेरठ से जो भारतीय सैनिक जेल में बंद थे उनको मुक्त कराया उन्होंने, और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री, लोकल इन्फेंट्री में भी विद्रोह, जो लोकल इन्फेंट्रीज थी वो भी विद्रोह में शामिल हो गई। जो दिल्ली की लोकल इन्फेंट्रीज थी, जो सेना की टुकड़ियां थी, वो भी इस विद्रोह का हिस्सा बन गई। और साइमन फ्रेजर सहित कुछ यूरोपीय अधिकारियों की हत्या और शहर पर कब्जा कर लिया गया। तो कुछ यूरोपीय अधिकारी थे, उसमें एक प्रमुख नाम है साइमन फ्रेजर, उनकी हत्या कर दी गई और फिर दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया गया। और जो राजा थे उस समय, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, वहां पर सैनिकों ने उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। जो सैनिक गए उनको एक नेतृत्व की जरूरत थी, उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हो, जो कि उस समय भारत की राजनीतिक एकता को रिप्रेजेंट करता हो। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर वो एक नेता थे, और यही दर्शाता है कि उस समय मुगल शासन भारत की राजनीतिक एकता का चिन्ह था। क्योंकि अगर कोई एक शासन था जो भारत में काफ़ी भौगोलिक तौर पर काफ़ी जगह पर फैला था उससे पहले तक, अंग्रेजों के आने पहले तक, वो था मुगल शासन, और वो एक राजनीतिक एकता का चिन्ह था। और यही कारण था कि जो सैनिक थे वो बहादुर शाह जफर के पास गए थे अपने लीडर को तराशने। बहादुर शाह जफर ने हिचकिचाते हुए भारत के सभी प्रमुख शासकों को पत्र लिखकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होने की बात कही। बहादुर शाह जफर एक वृद्ध नेता थे, वो बूढ़े हो चुके थे। जब सैनिक उनके पास गए तो उन्होंने अपने अंदर से हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वृद्ध होने के नाते उनके पास ये दमखम नहीं बचा था कि वो इस विद्रोह को में आगे बढ़कर उसका नेतृत्व कर सके। तो उन्होंने हिचकिचाते हुए इस इस बात को एक्सेप्ट किया, और जो भारत के विभिन्न शासक थे, जो प्रमुख शासक थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा और बताया कि यहाँ पर सैनिक लोग आ चुके हैं, विद्रोह का प्रारंभ हो चुका है, और आप लोग भी इसमें संगठित होइए और अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों का साथ दीजिए। तो अवध, रोहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, अधिकांश बिहार, पूर्वी पंजाब में विद्रोह की चिंगारी फैल गई। जब उन्होंने पत्र लिखा
तो वो इन जगह के लोग जो अवध हो गया, रोहलखंड हो गया, बुंदेलखंड, मध्य भारत, यहाँ पर शासकों ने सैनिकों को साथ दिया और यहाँ तक विद्रोह की चिंगारी फैल गई। और इस विद्रोह में मात्र सैनिक और शासक ही सहभागी के तौर पर नहीं थे, यहाँ पर आम लोगों ने भी इसमें सहभागिता दी थी, उन्होंने पार्टिसिपेशन दिया था। विद्रोह में आम लोगों का समर्थन था, विशेषतः जो उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध में। यहाँ पर किसान, दुकानदार, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जमींदार थे, जो कि अंग्रेजों के शासन से दुखी थे, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। जो लोग अधिकारी थे, कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी इसमें सहभागिता दी थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन दिया था। किसान और छोटे जमींदार जो थे, उन्होंने महाजनों और जमींदारों पर हमले किए। जो किसान और छोटे जमींदार थे, उन्होंने बड़े जमींदारों पर हमले किए, महाजनों पर हमले किए, जो कि पैसा देते, जो मनी लेंडर्स थे, उन पर हमले किए। और उन जमींदारों पर हमले किए जिन्होंने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया था। महाजन के जो लेख थे, ऋण संबंधी जो अभिलेख थे, उनको भी नष्ट कर दिया गया। जो उनके लेख थे, जो भी पेपर्स थे जिसमें ये दस्तावेज थे कि कितना पैसा किसको दिया गया है मनी लेंडिंग के, उन सभी अभिलेखों को भी नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालय, राजस्व कार्यालय, तहसील, राजस्व अभिलेख तथा पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए। जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो ब्रिटिश शासन को रिप्रेजेंट करते थे, जो ब्रिटिश की सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, उन पर हमले किए गए। और ये बताया गया कि ये जो विद्रोह है, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह है। सबके अपने अपने मुद्दे थे, लेकिन जो एक विद्रोह था वो ब्रिटिश शासन था, और यही एक कारण था जो भारत के विभिन्न लोगों को एकजुट कर रहा था। और इसी कारण कुछ लोगों ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम नेशनल रिवोल्ट के तौर पर देखा है। एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों में 1 लाख लोग आम नागरिक थे। जो 1.5 लाख लोग अवध में जो विद्रोह का हिस्सा थे, उसमें से 1 लाख लोग आम नागरिक थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था। तो जिस विद्रोह में अवध में अगर 1.5 लाख लोगों में 1 लाख लोग आम नागरिक है, तो किस तरीके से ये मात्र एक सैनिक विद्रोह है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसमें पूर्ण तौर पर आम लोगों की भी सहभागिता थी और कंप्लीट थी। अब देखते हैं कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता, उनके लीडर्स कौन थे, कौन से मेन सेंटर्स थे जहां पर ये विद्रोह की चिंगारी फैली थी। दिल्ली में जो औपचारिक नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर का था, और जो वास्तविक नेतृत्व था, क्योंकि बहादुर शाह जफर वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो वास्तविक नेतृत्व जो था वो जनरल बख्त खान का था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे। ये बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे और उन्होंने दिल्ली में भी नेतृत्व दिया था, और वो अपने सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। कानपुर में अगर बोला जाए तो नाना साहेब ने इसको नेतृत्व दिया था, और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड सन थे। उन्होंने कंपनी ने जो उपाधि और महल दोनों से वंचित कर दिया गया था, तो कंपनी ने उनसे उनकी उपाधि और महल दोनों ही ले लिए थे और पुणे से निष्कासित कर दिया था, और कानपुर में रहने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था। तो इसलिए नाना साहब ने कानपुर से ही इस विद्रोह को लीडरशिप दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली थी। 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ लखनऊ में, और नवाब के हटाए जाने से लोगों के बीच असंतोष था। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया। बरेली में खान बहादुर, जो कि रोहलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने नेतृत्व दिया था, और कंपनी द्वारा जो निर्धारित की गई पेंशन थे वो उससे असंतुष्ट थे। 40,000 सैनिकों की सेना से अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विद्रोह किया था बरेली से। बिहार में कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, ये भी एक वृद्ध थे, जबकि इनकी उम्र लगभग 70 साल के ऊपर थी, और इस उम्र में इन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति को एक बहुत ही बड़ी आग दी थी। और अंग्रेजों द्वारा ये, क्योंकि ये जमींदार थे तो अंग्रेजों ने इनसे जमीन छीन ली थी, उसी से असंतुष्ट थे। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला ने इसको नेतृत्व दिया था, और मूलतः ये मद्रास के निवासी थे। झांसी जो बहुत ही मेन चीज़ है, जिस पर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व किया था झांसी में। झांसी के शासक जो थे राजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को, जो अडॉप्टेड सन थे, उनके जो गोद लिए हुए पुत्र थे, उनको झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया था। ये उनकी एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जहाँ पर वो
अडॉप्टेड सन, गोद लिए हुए पुत्र को शासक मानने से इनकार कर देते थे और व्यपकत का सिद्धांत लगाकर उसको हड़प लेते थे। यही उन्होंने झांसी में किया। उन्होंने व्यपकत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया और झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। और जब उन्होंने मिला लिया तो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही नारे से भारत में 1857 की क्रांति को एक बहुत बड़ी लहर मिली। तात्या टोपे ने भी सहायता दी थी। आम लोगों का भी बलिदान इसमें सराहनीय था। अभी तक हमने देखा कि कितने सेंटर्स थे, कितने लीडर्स थे, लेकिन सिर्फ ये लीडर्स नहीं थे, सिर्फ कुछ सेंटर्स नहीं थे, यहाँ पर आम लोगों का भी बलिदान सराहनीय। उसमें कुछ प्रमुख नाम भी हैं। एक जो नाम आता है वह है शाह मलका, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने गांव गांव जाकर 84 गांव के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया था। तो एक बहुत ही बड़े स्तर पर इन्होंने विद्रोह किया था। और जुलाई 1857 में शाह मल को अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा मार दिया गया। तो हर्ष सबका वही हो रहा था, लेकिन इन सब का जो विद्रोह था ये काफी सराहनीय है, क्योंकि इसने ही भारत में 1857 की क्रांति को एक नई लहर दी थी। और विद्रोह का दमन भी हुआ। अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं बुलाई और भारत के जहां जहां पर विद्रोह बढ़ रहा था वहां वहां सेना भेजी और वहां पर विद्रोह को कुचल दिया। वॉयसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। तो जनरल नील जो थे उन्होंने अमानवीय तरीके से इलाहाबाद और बनारस में क्रांति को कुचला। उनके जो तरीके थे वह बहुत ही अमानवीय थे। तोप से उड़ा देना और पब्लिकली फांसी दे देना, ये सारे जो तरीके हैं ये इनको आप मानवीय तरीके नहीं कह सकते। विद्रोह को कुचलने का भी कुछ एक तरीके हो सकते हैं। अंग्रेज जो कि बोलते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी सैनिक अपनी अपनी सेना का उपयोग करते थे, जिस तरीके से वो विद्रोह को कुचलते थे, उससे ये नहीं पता चलता कि किस तरीके के वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इस स्थान जो है और दमन के नेतृत्व कहाँ कहाँ, जो जहाँ जहाँ भी सेंटर्स थे वहाँ पर उन्होंने अपने लीडर्स भेजे और वहाँ पर दमन कर दिया उस विद्रोह का। तो झांसी में उन्होंने ह्यू रोज को भेजा था, वो वहाँ के दमन के नेतृत्व करता थे। दिल्ली में जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन थे। कानपुर में ह्यू व्हीलर और कोलिन कैम्बल थे। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे और हेनरी हेवलॉक और कोलिन कैम्बल थे। ये कुछ नाम है, ये आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। फिर हुआ कि बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पुत्रों की उनके सामने हत्या कर दी गई और उनको भेज दिया गया जेल। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया पुनः अंग्रेजों ने और 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया। अभी तक हमने देखा कि विद्रोह के कारण क्या थे, जो कि पहले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हमने देखा कि विद्रोह किस तरीके से प्रारंभ हुआ, किस तरीके से उसका विस्तार हुआ और किस तरीके से फिर ब्रिटिशर्स ने उसका दमन किया। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि विद्रोह असफल क्यों हुआ, विद्रोह का क्या महत्व था और बाकी लोगों ने इस विद्रोह के बारे में क्या बोला है। तो तब तक बने रहिए, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, इससे पहले वाला वीडियो भी देखिए। सो बाय।